ट्रायंगल्स, त्रिभुज। तो देखो नाम से ही क्लियर है, ट्राई का मतलब जो है थ्री, एंगल्स का मतलब कोण, और यहाँ पे जो थ्री लगा हुआ है इसका मतलब भी थ्री है, और भुज का मतलब भुजाएं, साइड्स। तो नाम से ही सेंस मिल रहा है कि तीन साइड्स की बात होगी या तीन एंगल्स की बात होगी। तो ट्रायंगल क्या है? वो क्लोज्ड फिगर, वो क्लोज्ड फिगर या तीन साइडेड क्लोज्ड फिगर, तीन साइडेड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका क्या मतलब होगा? थ्री साइडेड ट्रायंगल, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये दो लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन हो गई। तो ये बोलता है कि ट्रायंगल क्या है? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है जो कि तीन लाइनों के प्रतिच्छेद करने पे बनता है। तो ये आपका ट्रायंगल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये थ्री साइडेड फिगर है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या? असरेख बिंदु एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, है ना, वरना वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये देखिए आप तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को क्या बोलोगे? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ये बात पक्की हो गई। और इसमें अगर आप इसको नाम दे दो ए, इसको बोलते हैं आप वर्टेक्स। जब भी कोई दो साइड यहां मिलती हैं उसको वर्टेक्स, तो शीर्ष, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट ये वर्टेक्स हो जाएगा और सी भी वर्टेक्स हो जाएगा। और इसमें जो साइड्स हैं, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। इन तीन साइड्स को मिला के ये क्लोज्ड फिगर बना हुआ है। ठीक है, तीन एंगल्स भी बनेंगे, एक, दो और तीन। ठीक है, तो देखो, और इसको आप क्या बोलोगे? इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स अंतः कोण, इंटरनल एंगल्स अंतः कोण। तो इंटरनल एंगल्स की जब बात होगी तो आप यही तीनों एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसको आप ऐसे ही पढ़ते हो। अगर एंगल ए को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो बी ए सी, या एंगल सी ए बी, बीच में ए होना चाहिए, है ना। इस तरह बी ए बी सी या सी बी ए सी बी, बी सी ए, दोनों ही सही है, बट आप बीच में एंगल सी, या आप अगर पूरा नहीं पढ़ना चाहो तो शॉर्ट में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर है? ये बात हो गई इंटरनल एंगल्स की। एक्सटर्नल एंगल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल एंगल्स का मतलब है, मान लो ए बी और ये सी, ठीक है ना। तो ये तीनों इंटरनल एंगल्स हैं। तो देखो इस एंगल के बिल्कुल एक्सटर्नल में इसका जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रैखिक युग्म, जो 180, दो एंगल्स जो 180 डिग्री बनाते हैं और जिनकी एक जो है, एक आर्म जो है कॉमन होती है। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, और इधर भी ये जो है लीनियर पेयर बनाएगा तो ये भी एक्सटर्नल एंगल। तो ये दोनों जो है आपके एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे एंगल सी के। क्लियर है? अगर बात एंगल सी की होगी, अब आ जाते हैं, ये है आपका सी, ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका, सही है। अब देखो, अब इसी तरह अगर इसमें आपको देखना है तो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल होगा और ये एक्सटर्नल एंगल होगा। और आप जानते हो कि ये दो लाइन काट रही हैं तो ये दोनों बराबर ही होंगे, और जो ये इंटरनल एंगल है वो इधर इसके बराबर होगा। तो यहाँ भी दो एक्सटर्नल एंगल, यहाँ भी एक ये, तो ये जो है ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल हैं। ये एक्सटर्नल एंगल बी है, ये एक्सटर्नल एंगल सी है, ये बाह्य कोण ए है। ठीक है, तो इंटरनल एंगल्स और एक्सटर्नल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे ट्रायंगल के। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में इन तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात पक्की है। दूसरी प्रॉपर्टी,
कोई भी जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने की दो इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है किसके? सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाह्य कोण है वो सामने की दो अंतः कोण के जोड़ के बराबर होता है। इसका मतलब देखिए ये है कि अगर मान लो ये नया ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल है और ये जो है आपका ए है, मान लो ये बी है और ये सी है। ये जो है आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल ये हमेशा ही बराबर होगा किसके? अपोजिट इंटरनल एंगल। तो देखो इसके जो एडजेसेंट में इंटरनल एंगल है उसको छोड़ दोगे, बाकी दो बचे ये और ये। तो इसका मतलब ये अगर मान लो x है, ये मान लो एंगल y है, ये मान लो एंगल z है, तो x बराबर हमेशा ही y प्लस z। सही है ना? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे। तो देखो आप क्या करेंगे, ये z है, ये y है। तो मैं अगर पूछूं कि ये एंगल कितना हो जाएगा इंटरनल एंगल, तो आप समझो ये पूरा जो है ये पूरा 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो और अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो देख लेते हैं y प्लस जेड प्लस 180 माइनस x, ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 के। अब 180 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से y प्लस जेड और ये माइनस x अगर उस साइड में जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस जेड, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। अब देखो अगर इसी में मान लो इधर ये होता, ये अगर लेते तो इन दोनों के बराबर होता। इसी तरह अगर ये एक्सटर्नल एंगल लेते तो इन दोनों के बराबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ट्रायंगल की। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, ये 6 है। तो प्रॉपर्टी ट्रायंगल कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना? ग्रेटर साइड है ऑलवेज ग्रेटर एंगल, है ना? ठीक है, या द एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। और एक चीज और, सबसे छोटा एंगल जो सबसे छोटा साइड है उसके सामने का जो कोण होता है वो जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा एंगल ये होगा और ये साइड सबसे छोटी है, तो इसके बराबर इसके सामने की जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, और एक चीज, अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 डिग्री है, क्या ये 60 डिग्री मैं लिख सकता हूँ या मान लो 80 डिग्री ले सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 आना चाहिए। यहाँ पे 60, 70, 130 और ये 210 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर ये 60, 70 ले रहा हूँ, 130 तो ये 50, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो इस केस में अगर एंगल्स दिए हुए हैं तो जो सबसे बड़ी साइड अगर कोई पूछे कौन सी होगी तो आप सबसे बड़ा एंगल देखोगे, तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, है ना? और सबसे छोटा कोई पूछे तो ये एंगल सबसे छोटा है 50 डिग्री, तो उसके सामने की जो साइड है सबसे छोटी होगी, है ना?
तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में देखो, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड जो है, दो साइड बराबर है, अगर दो साइड बराबर हैं तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब कि अगर मान लो ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, दोनों बराबर हैं, तो जो सामने का एंगल होंगे जो भी होंगे, मान लो एंगल बना रहा है 50 डिग्री अगर ये, तो ये भी 50 डिग्री बनाएगा। बात पक्की है। तो अगर जो दो साइड्स बराबर होते हैं उसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, या उल्टा कह सकते हो वाइस वर्सा, क्या होगा कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उसके सामने के जो साइड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। तो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। पहला, तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। दूसरा, एक्सटर्नल एंगल जो है अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। तीसरा, अगर किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, या सबसे छोटा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी और सबसे बड़े एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। अगला, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी, और अगर दो साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है कि किसी ट्रायंगल में मान लो ये ट्रायंगल है और इसको मैं नाम देता हूं ABC। ठीक है, वर्टेक्सेस का नाम हो गया, और इसके अपोजिट साइड को मैं A बोलता हूं, B के B और C के C। ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब अगर इन दोनों का आप जोड़ते हो A प्लस B तो हमेशा बड़ा होगा किसके, C से। इसी तरीके से अगर B प्लस C लेते हो तो हमेशा बड़ा होगा किसके, A के, और अगर C प्लस A लेते हो तो हमेशा बड़ा होगा B। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, यहां से एक चीज और डिराइव कर सकते हैं क्या, जैसे देखो, अगर ये ऐसे होता A प्लस B बराबर C होता तो क्या लिख सकते थे, A इक्वल टू C माइनस B लिख सकते थे। इसी तरह जब ग्रेटर या लेस का साइन होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, तो उसमें भी अप्लाई करते हो। तो इस इक्वल की जगह सिर्फ मैं ये लगा दे रहा हूं और ये चीज, तो A इज ग्रेटर देन C माइनस B। इसका क्या मतलब हुआ, किन्हीं दो भुजाओं का, इन्हीं दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है ना, जो अंतर होता है ना, वो तीसरी भुजा से हमेशा ही कम होगा। दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है, और जो दो भुजाओं का जोड़ होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बराबर होता है। और एक चीज, तो ये जब आप माइनस कर रहे हो ना, तो आपको जैसे मान लो 3 माइनस 5 है और 5 माइनस 3 है, दो साइड्स हैं, इसकी एक की लेंथ 3 है, एक की 5 है, तो इसको माइनस करोगे तो 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो -2 आएगा। छोटे से जब बड़ा माइनस करते हैं तो माइनस में आता है, बड़े से छोटे में प्लस में आता है। तो यहाँ 2 है, -2 है, तो हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस का मतलब कि आप जैसे ये यहाँ पे मैं ये मॉड बोलते हैं इसको, इसका मतलब है चाहे इसकी वैल्यू -2 आए चाहे +2 आए, आपको अंतर से मतलब है। इसका मतलब होगा 2, ठीक है ना, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तो ठीक है। तो डिफरेंस जो है हमेशा कम होगा, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा ही कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन लोगे तो B जो है हमेशा A माइनस सी से मॉड लगा लो, डिफरेंस से मतलब नहीं है। यहाँ भी C जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, B माइनस A से, या ये कह सकते हो कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से कम होगा। ठीक है, ये बात पक्की है। तो अगर इसको आपको समझना है कैसे, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, छोटी क्लासेस में हम लोग सीखते थे, उससे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो,
ट्रायंगल को हम लोग बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन और ट्रायंगल का कैसे करते हैं। तो मान लो 3 साइड देता हूं मैं, ए बी सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड मान लेते हैं ए है, तो ए को पहले आप स्केल से मेजर करके एक ए सेंटीमीटर की आप लाइन मान लो ड्रा कर देते हो, है ना, ए, ठीक है। उसके बाद बाकी दो साइड्स की आपकी जो भी लेंथ है, मान लो दूसरी बी है, ठीक है। तो आप क्या लोगे, कंपास लोगे, गोला प्रकार लोगे, और यहाँ से बी लेंथ का या 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क काट लोगे। आर्क का मतलब होता है ये कुछ ऐसे जाता है ना, ऐसे आएगा, है ना, ठीक है। तो आर्क काट लोगे और फिर यहाँ से मान लो यहाँ से एक सी सेंटीमीटर का ये सी था अपना, तो मान लो ये चीज जो है सी सेंटीमीटर की काट लिए और एक यहाँ से बी की काट लो, है ना। तो बी की काटोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब जो है ये जो जहां भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, दोनों चाप कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इससे मिला दो, यही आपका ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये मान लो सी हो गया, ये बी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 4 और आप ले लो 8, ठीक है। ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज में देख रहे हो तो कि क्या ये ट्रायंगल ड्रॉ हो पाएगा। उसके लिए क्या चेक करना है कि दो साइड्स का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं अगर 3 और 4 जोड़ रहा हूँ, 7 आ रहा है, 7 क्या 8 से बड़ा है? नहीं। तो देखो इसको कंस्ट्रक्शन से देखते हैं कि क्यों नहीं ट्रायंगल बना पाएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दोनों साइड जोड़ोगे तो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। ये आप 2 साइड जोड़ रहे हो तो तीसरी से छोटी आ जाएगी, तो ट्रायंगल बनाएगा नहीं। अब इसको मैं कंस्ट्रक्शन से दिखाता हूँ कि क्यों नहीं बना रहा है। देखो सबसे बड़ी साइड उठाया मैं 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, मान लो। उसके बाद अब देखो, अब जब यहां से आप आर्क खींचोगे 3 सेंटीमीटर का, तो कुछ मान लो मैं ऐसे देखता हूँ, ये जो है ये मान लो 3 सेंटीमीटर है ना, 3 का आर्क खींच दिया आपने। कहने का मतलब कि आप क्या हो, सर्किल है, जब आर्क खींचते हो तो सर्किल है और सर्किल का रेडियस हमेशा ही बराबर होता है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, है ना। अब इधर से आप 4 सेंटीमीटर का जब खींचोगे ना तो कुछ ऐसे आएगा, ये मान लो 4 हो गया, है ना। पक्की बात है, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, है ना। ये टोटल 8 है और ये दोनों मिला के 7 है ना। तो देखो आप ये दोनों आर्क कट ही नहीं करेंगे। अगर 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा नहीं होगा तो ये जो 2 कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग ट्रायंगल का, वो कभी ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे। अगला एक और एग्जांपल, मान लो 3 4 और 7 होता, ठीक है। तो फिर क्या करते, आप फिर से एक मान लो सबसे बड़ी साइड 7 ले लिए। उसके बाद क्या करोगे, यहां से 3 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया आपने, 3 सेंटीमीटर का चाप खींच लिया, और यहां से 4 सेंटीमीटर का, देखो 4 कुछ जय किसी पे आएगा, ये देखो 3 हो गया और ये जो है 4 हो गया, ये चीज 4 हो गई और दोनों मिला के 7। तो ये ट्रायंगल कहाँ बना पा रहा है? ये ट्रायंगल कभी नहीं बनाएगा। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, है ना। 3 + 4 = 7। तो ये स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी को कि किन्हीं भी 2 साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा और किन्हीं भी 2 साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा। इतनी बात पक्की है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ। तो देखो सबसे पहले हम लोग एंगल के बेस पे, है ना, बाई एंगल्स से अगर हम लोग बाई एंगल, तो देखो अगर इससे हम लोग टाइप निकालते हैं तो 3 टाइप के आपके ट्रायंगल बनते हैं, 3 टाइप के बनते हैं। पहला
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल को मैं ऐसे लिख रहा हूं और ट्रायंगल को ये राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो नाम से क्लियर होगा कि किस टाइप से हम लोग किस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता था, जिसमें एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, है ना। ऑल थ्री एंगल्स कह सकते हैं ना, ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है। तो आप अगर मान लो ये जो है आपका वही 70 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तीनों ही एंगल्स 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, है ना। और तीनों का जोड़ क्या है, 180 आ रहा है, 65, 110, 180, सही है। तो ये बात हो गई हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। वो ट्रायंगल जिसमें सारे जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं, है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में एक अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता किसमें, ट्रायंगल में। तो एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल ये था, ये आपका एक एंगल जो है ऑलरेडी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कशन कर चुके हैं मेंसुरेशन में। इस चैप्टर में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एंगल जो है हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं, ले लेते हैं 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। 90 60 30 90 और प्लस 90 180। इतना ध्यान रखना है कि तीनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो सबका नाम जो है यहाँ पे अगर हिंदी में लेना है तो न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। और ये वो त्रिभुज होता है, वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। देखो एग्जांपल, ठीक है ना, वन एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो एग्जांपल जो है ले लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लो ये 120 डिग्री है, ये मान लेते हैं आपका 25 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 और 145 हो गया, है ना। और टोटल सम 180 होना चाहिए। तो 180 से 145 माइनस करोगे तो 35 डिग्री, ठीक है ना। 35 20 61। तो ये आपका एक एंगल 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सही है। तो अपना तीनों टाइप 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 पे राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री से ज्यादा अगर कोई एक एंगल हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पे डिवाइड करने के। नाम यही रहेंगे,
बस हम लोग इसमें एंगल्स की बात कर रहे थे, अब जो है साइड की बात करेंगे। इसमें हम लोग एंगल्स की बात कर रहे थे, अब देखो साइड्स की बात करेंगे। बाई साइड्स, भुजाओं के आधार पे कैसे हम लोग ट्रायंगल्स को विभाजित करते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखो साइड्स के आधार पे ये अगर और तो आप देखो साइज के आधार पे हम लोग ले लेते हैं इसको। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो अब देखो इसका नामकरण कर लेते हैं। ये सामने जो है ए है, ये साइड जो है, साइड के आधार पे हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। तो ये अगर ए है, बी के सामने बी और ये सी। इसी तरह ये ए, ये बी और ये सी, ये भी ए, ये बी और ये सी। अब देखो अब देखो अगर ये लेते हैं ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो क्या है, अगर तीन साइड्स हैं और आप सबसे बड़ी साइड जो है, सबसे बड़ी साइड लो। सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें, बी है ना, बी। तो बी का स्क्वायर करोगे तो वो बाकी छोटी जो साइडें हैं उनके स्क्वायर का जब जोड़ करोगे तो हमेशा ही बराबर रहेगा। बड़ी साइड का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 3, 4 और 5 लेता हूं मैं, है ना। तो अगर बड़ी साइड को लो, इसका स्क्वायर करो, छोटी साइडों को लो, 3 स्क्वायर करो, 4 स्क्वायर करो, छोटी साइडों के स्क्वायर को आप जोड़ो, ठीक है ना। अगर छोटी साइडों के स्क्वायर के जोड़ जो है बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर जो है बड़ी साइड का स्क्वायर ज्यादा आ गया छोटी साइडों के स्क्वायर के जोड़ के तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर बड़ी साइड का स्क्वायर जो है छोटी साइडों के स्क्वायर से छोटा आ गया तो इसी को बोलोगे क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल लेता हूं इसमें, देखो 3, 4, मान लो ये मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। ये देखो 3, 4 और ये मान लो 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा, ये 3 साइड्स हैं, बताइए कौन सा ट्रायंगल है, या ट्रायंगल फॉर्म भी करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा उसका लॉजिक ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो अब वो चीज तो इन तीनों में अप्लाई हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आप ठीक है, छोटी साइड इसमें नहीं है तो अब मैं मान लो इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बड़ी साइड तो 4 ही है, बाकी छोटी साइड 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर है तो कोई बात नहीं। और तो देखो ये भी 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और 4 4 जा 16 और ये हो गया 16। तो 25 जो है 16 से बड़ा है, 16 से बड़ा है, ठीक है। या 16 जो है बाकी छोटी साइडों के सम के छोटा है ना। 4 स्क्वायर उठाया हमने तो जो 16 आ रहा है वो बाकी के स्क्वायर के जोड़ों से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखो 3, 4, 6 तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और प्लस 16 और ये 36। तो आप ये क्या हो गया 25 और 25 हमेशा बड़ा होगा किससे, 36, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो
इस तरह से आप लोग हम लोग अगर साइड्स दी हुई है तो किस तरह से हम लोग एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, तो बड़ी साइड को आप लोगे उसका स्क्वायर करोगे, बाकी दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के अगर जोड़ से बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूस, छोटा आ रहा है तो एक्यूट, बराबर आ रहा है तो राइट। ये बात पक्की है? ठीक है। अब आ जाते हैं एंगल्स के आधार पे हो गया, साइड्स के आधार पे हो गया। अब जो है कुछ ट्रायंगल्स के हम लोग कुछ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो नाम से जाने जाते हैं, जैसे पहला स्केलन ट्रायंगल, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीसरा आइसोसलीज ट्रायंगल, चौथा आप पढ़ोगे स्केलन ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी और है, एक एक करके इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड जो हैं आपस में बराबर ना हो या तीनों साइड्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है और तीनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, उसको स्केलन ट्रायंगल बोलोगे। ठीक है, अब मान लो एरिया निकालने की बात आती है स्केलन ट्रायंगल की, तो कैसे निकालोगे? देखो, इन जनरल किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको हाइट दी हुई है, ठीक है ना, हाइट मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइट हो जाएगा, हाइट एच से डिनोट करोगे, और जिस साइड पे आप लंब ड्रॉ कर रहे हो 90 डिग्री उसको बोल दोगे बेस। ठीक है, तो ये आपका बेस आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सामान्य रूप से किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट दिया होता है, बेस दिया होता है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो स्केलन ट्रायंगल है और हाइट नहीं दिया हुआ है, तब कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे? तब आते हैं एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था हेरोन, और उसी पे एक फार्मूला पढ़ा, उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसका नाम था हेरोन्स फार्मूला है ना, स्केलन ट्रायंगल के लिए हेरोन्स फार्मूला। तो किसी भी स्केलन ट्रायंगल में जिनकी 3 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल जिनकी 3 साइड दी हुई हैं, उनका एरिया हम हेरोन्स फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, इन्होंने फार्मूला दिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कुछ ये फार्मूला दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है? एस क्या है? ए बी सी तो क्लियर है, साइड की लेंथ है। एस क्या है? तो देखो, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर परिमाप। ठीक है, तो ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड्स को आप जोड़ दो, वही इसका परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगर मैं अर्ध परिमाप की बात करूं, सेमी पेरीमीटर की बात करूं, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर का आधा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसी को s से डिनोट करते हैं। और सेमी पेरीमीटर का यूज, अर्ध परिमाप का यूज ही हेरोन ने अपने फार्मूला में किया है। ठीक है, तो हेरोन क्या बोलते हैं कि आप सेमी पेरीमीटर निकालो, s निकालो, तीनों साइड से आप माइनस करो और s को भी लो, सेमी पेरीमीटर को भी लो, रूट लगाओ, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका क्षेत्रफल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर
मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें आपको साइड दे दी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछता है एरिया बताइए, है ना। तीनों की साइड भी डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है तीनों साइड्स की, तो एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे तो 5 + 6 + 7/2, ठीक है ना। 5 और 6 11 और +7 18, 18/2। तो अपना पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप आ गया 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? ये 9 S - A मतलब ये अगर आपका ये है तो 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2, सही है। S - A ये, S - B, S - C। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? 9 को लिख सकता हूं मैं 3 × 3, 4 को लिख सकता हूं 2 × 2, 3 × 2। अब देखो पेयर बनाओ, 3 का एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर है, और 3 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए जो पेयर है उनको बाहर कर लोगे, 2 को बाहर कर लोगे, और जिनका नहीं बना पेयर वो अंदर, मतलब 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया 6√6 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका चित्रकला जाएगा। तो कोई भी स्केलेन ट्रायंगल में अगर 3 साइड आपको दी हुई है, एरिया पूछ रहा है, हाइट नहीं पता, तो विलोम्स फार्मूला की मदद से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इतनी बात पक्की है। तो ये बात आपकी हो गई स्केलेन ट्रायंगल की। अगला जो ट्रायंगल है हमारा वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो अभी भी हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री। तो ये आपका जो है समकोण त्रिभुज, और ये हो गया 90 डिग्री। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा, ये दोनों में से कोई 90 नहीं हो सकता है क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही 90 है। तो 90 के सबसे 90 के सामने वाले साइड सबसे बड़ी, अभी भी पढ़ा प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी, और इसी साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस या हिंदी में कर्ण, और डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। और ये जो बेस है, जिस साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ की हो, लंब ड्रॉ की हो, उसको बेस बोलते हैं। तो ये हो गया बेस, डिनोट करोगे बी से, आधार, ठीक है। और ये चीज क्या हो गई? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब एक मैथमेटिशियन आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उन्होंने एक अपना थ्योरम दिया जिसका नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है, वर्ग लोगे आप, वो बाकी परपेंडिकुलर और बेस का अगर स्क्वायर करते हो तो इन दोनों का स्क्वायर हमेशा ही बराबर होगा एच स्क्वायर से। अभी हमने देखा भी था कि एच बड़ी साइड हो गई, तो बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा छोटी साइड के स्क्वायर के अगर सम के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये बात पक्की है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। लंब का वर्ग आधार का वर्ग को जोड़ोगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर है। ये बात पक्की है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 4 5, ठीक है। तो बड़ी साइड उठाते हैं, ये 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस को ये उठाए, ये 3 स्क्वायर, ये +4 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? क्या आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। तो आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 25। क्या 9 + 16 25 होता है? बिल्कुल होता है। इट मीन्स कि जो है
3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसी को पाइथागोरस ने नाम दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, त्रिक, पाइथागोरस की त्रिक। तो त्रिक का मतलब है कि वही जैसे 3 4 5 लिया, तो ये हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, वो जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा, त्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गई। इसी तरह से आप लोगे 5 अगर लोगे तो 5 12 30, आप चेक करके देख लेना, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का जोड़ 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, और एक और ले लेते हैं 9 40 और 40। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बेसिक है। वैसे तो जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं वो सारे जो है त्रिक कहलाती हैं। अब एक चीज और, जैसे 3 4 5 त्रिक है, ट्रिपलेट है। अब आप अगर तीनों में एक ही नंबर का इंटू करते हो, एक ही नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो भी ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। ट्रिपलेट बनाने का मतलब है 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। इसका मतलब जो हम लोग बेस ट्रिपलेट लिए हैं, इसका आप अगर किसी एक ही नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करते जाओगे और नई नई ट्रिपलेट आती जाएंगी। इसी तरह से इसमें अगर आप 2 से इंटू करोगे तो 10 24 और 26, ये भी ट्रिपलेट बनेगा। ये बात पक्की है। तो ये सारी बातें हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की थी। अब आ जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड जो हैं बराबर होती हैं, तीनों साइड जो हैं बराबर होती हैं। और अगर तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसके तीनों एंगल्स, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम इक्वल मतलब सम होता है, लेटरल मतलब साइड होता है। तो समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब बाहें मतलब साइड, बाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी सारी बाहें बराबर होती हैं। तो ये हमारा मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं साइड ए, तीनों साइड बराबर हैं। और अगर तीनों साइड बराबर है तो आप जानते हो कि तीनों एंगल्स भी बराबर रहेंगे। ठीक है, तो तीनों एंगल बराबर का मतलब है कि मान लो ये एक्स एंगल है, एक्स है और एक्स है। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से x क्या आ जाएगा? 60, 180/3 60 डिग्री। इसका मतलब तीनों जो एंगल्स होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा ही 60 डिग्री होते हैं। इतनी बात पक्की है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की होता क्या है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो देखो, जब दो साइड्स बराबर होती हैं और इस वर्टेक्स से आप सामने जो है, सामने लंब खींचते हो, परपेंडिकुलर खींचते हो, तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये इक्विलैटरल में की प्रॉपर्टी होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। कंडीशन एक रहेगी कि ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, है ना। जब ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो जो परपेंडिकुलर डालते हो वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। आगे हम लोग जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, ट्रायंगल का ही पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी, तो उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे आप अगर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, लंब ड्रॉ करोगे, तो इस साइड्स को बाइसेक्ट कर देगा और इसी का नाम क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत समद्विभाजक। आगे इसको और अच्छे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए एरिया निकालने के लिए अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका?
ये आपका a/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका a/2। सही है। तो अब देखो अब हम लोग का अप्रोच क्या है एरिया निकालने के लिए? वही एरिया जो है हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है इन जनरल, है ना, सामान्य रूप से बेस इंटू हाइट होता है। यहां बेस क्या है हमारा? ए है। बेस क्या है? ए है। तो इसका मतलब एरिया निकालना है तो हाफ ए। बस अपने को हाइट मिल जाए, हाइट ये एच मिल जाए तो एरिया निकल जाएगी। तो एच निकालने का तरीका क्या है? एच निकालने का तरीका है कि इसको आप इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका एच है और ये आपका a/2, ठीक है। तो अब यहां से अपने को क्या चाहिए? एच चाहिए, एच हाइट चाहिए, है ना। तो क्या करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाओगे तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? जो 90 डिग्री के सामने है, और उसी को हाइपोटेनिस बोलोगे तो a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतनी बात पक्की है। यहां से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और ये चीज a स्क्वायर बाई 4, और उधर जाएगा तो माइनस, तो a स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब आप क्या करोगे? एच स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, और ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 माइनस 1 3/4। तो इसका मतलब 3/4 a स्क्वायर, और यहां से आप जब रूट लोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर तो a बन जाएगा √3 और 4 का √2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3 √4 मतलब 2 और a स्क्वायर मतलब a। तो h इक्वल टू √3/2 हाइट आ गई। तो इसका मतलब सबसे पहले कि हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है? √3/2a, ठीक है। बिल्कुल आप इसको याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर एरिया पूछे तो हाफ ऑफ a और h की जगह क्या रख दोगे? √3/2a, ठीक है। तो √3 और नीचे 4 हो जाएगा a स्क्वायर, तो इसको क्या बोलोगे? √3/4a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का, वो √3/4a स्क्वायर होता है, और हाइट जो है √3/2a। ए क्या है? यहाँ पे साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और तीनों साइड बराबर होती है। तो ये सारी हमारी बात हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, है ना। अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो बाहें जो हैं बराबर होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, मान लेते हैं ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। और बराबर साइड्स को मान लेते हैं b है, और ये साइड मान लेते हैं a, ठीक है। तो इसी को आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक बात अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं या दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। अब एरिया कैसे निकालोगे? तो फिर से वही इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली लॉजिक, लेकिन इसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके याद नहीं करेंगे। समझो, अगर मान लो एग्जाम में कुछ इसी तरह से आता है, कोई 3 साइड दे देगा, बराबर साइड दे देगा और तीसरी साइड दे देगा, और आपको एरिया फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो देखो, अगर आप ऐसे करोगे ना, मान लो ये बी लिए, फिर से वही लॉजिक लगेगी। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, इस वर्टेक्स से सामने अगर लंब खींच रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हो, तो इस साइड को ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना। इसमें भी वही अप्लाई होगा। बट इसमें क्या होगा ना कि आप अगर फॉर्मूला डिराइव करोगे
तो फॉर्मूला जो है काफी टफ हो जाएगा और याद करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालना होता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है? हमारा अप्रोच डायरेक्ट जो है, मान लो वैल्यू दिया हुआ है, एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो है 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही लॉजिक कि इस वर्टेक्स से जो सामने वाली वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स है ये? वो वर्टेक्स जो दो बराबर साइडों से मिलके बना हुआ है। दो बराबर साइडों से मिलके जो वर्टेक्स बना हुआ है, वहां से अनइक्वल साइड पे जो तीसरी साइड है, जो बराबर वाली साइड नहीं है, उस पर ड्रॉ करोगे तो हमेशा ही ये 90 डिग्री होगा और इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री लंब अगर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। इतनी बात पक्की है। तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर से वही लॉजिक रहेगी कि अगर एरिया निकालना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 6 है, और अपने को हाइट से मतलब है ना, h से मतलब है। अगर h हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो इस लॉजिक से तो आप इक्वेटर ट्रायंगल भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जब फॉर्मूला डिराइव कर लेते हो तो फॉर्मूला आसान हो जाता है। √3 एक साइड देगा कोई भी, या पूछेगा एरिया तो √3/4 और साइड का स्क्वायर। हाइट पूछेगा तो √3/2a। इसमें क्या है, फॉर्मूला टफ हो जाता है, डायरेक्ट करना इजी होता है। तो देखो 3 हो गया। अब इस ट्रायंगल को ले लो, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका 3 है, ये 5 है। और अभी अभी या तो आप निकालो ये पाइथागोरस लगा के, और या तो याद करो कि अभी अभी बेसिक ट्रिपलेट्स हम लोग लर्न किए हैं कि अगर ये सबसे बड़ी साइड 5 है, एक साइड 3 है, तो बाकी की साइड क्या होगी? 4। ठीक है ना, 3 4 5 त्रिक होती हैं, तो सिंपल है। अब जो हाइट हमारी 4 आ गई, तो एरिया जो है हाफ 6 इंटू 4, 2 2 जो 4, 12 स्क्वायर। सही है, इजी है। ठीक है, और आप चाहो तो इसी लॉजिक पे इसको b मान लो, इसको a मान लो, a/2 करो, यहाँ से h निकालो, फिर फॉर्मूला डिराइव करो, जो कि काफी टफ होता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है। इससे बेटर मेथड है कि आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है अभी जो है अब हम लोग लॉ पढ़ते हैं, साइन लॉ, या रूल कह सकते हो। साइन रूल क्या होता है ना, साइन रूल। ठीक है, तो देखो साइन रूल क्या है। कोई अगर एक ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स हम लोग लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, 3 वर्टेक्स आपने ले लिया, और इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा ए, इससे सामने बी और इसके सामने स्मॉल सी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, साइन लॉ क्या कहता है कि जो ये एंगल है ना, साइन ए, ठीक है, और आप उसके सामने की जो साइड है ना, उसका रेशियो लो। ठीक है ना, फिर साइन बी लो, साइन और एंगल बी का साइन ले लिया हमने, और फिर सामने की भुजा बाई बी। इसी तरह से साइन सी, और इसके सामने की जो भुजा है सी। ठीक है ना, ये रेशियो हमेशा ही बराबर होते हैं। इसी को आप बोलते हो साइन रूल या साइन फॉर्मूला। पक्की बात है, तो समझते हैं कैसे। तो आप देखो फिर से एक काम करते हैं, इस पे जो है मैं 90 डिग्री बनाता हूं। ये परपेंडिकुलर जो है इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे एक लंब खींच दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करता है, और इसको मैंने मान लिया h, ये हाइट है। ठीक है,
अब जो है इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस क्या है? ए है और इनटू हाइट, ठीक है, ये एरिया होगा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि h जो है, h को h क्या होगा हमारा, वो फाइंड करो साइन के फॉर्म में। तो देखो ये साइन b है, ये एंगल b है, तो मैं बोलूं अगर आपसे कि साइन b क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन b क्या होगा? परपेंडिकुलर सामने मतलब h और हाइपोटेन्यूज p बाई h होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, पंडित बद्री प्रसाद की लॉजिक से ये हम लोग सेट किए थे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? h है, लंब क्या है? h है, और अब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? c। तो साइन b जो है h बाई c हो गया, ठीक है। साइन b जो है h बाई c, यहां से h क्या आ गया? h आ गया c साइन b, स्मॉल c इंटू साइन कैपिटल B। अब इसको उठा के यहाँ पे h की जगह रख देते हैं, तो हाफ इंटू a इंटू c साइन b, तो ये आ गया हाफ AC साइन, हाफ AC साइन B। तो समझो आप यहां से आप रिजल्ट क्या ड्रॉ करते हो कि अगर कोई मान लो कोई ट्रायंगल है आपका A B और C, ये A है, ये B है, ये A है, और ये A है और ये C है, स्मॉल c, ठीक है, या ये मैं हटा देता हूं, सिर्फ ABC है। अब ये एंगल मैं देता हूं थीटा, ये एंगल अगर है थीटा, तो यहां से अगर एरिया कोई पूछे एरिया, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, इस एंगल को आपको पकड़ना है, और ये एंगल किन दो आर्म से मिलकर बनी हुई है, किन दो साइड से मिलकर बनी हुई है? ए से और सी से। तो हाफ AC और साइन थीटा, अगर थीटा ये ले रहे हो तो इन दोनों की जो है, जिस साइड से मिलकर ये थीटा बना हुआ है, उन दोनों साइड को ले लोगे, आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो यहां से बात पक्की हो गई कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो हाफ, अगर एंगल मैं ये लेता हूं तो क्या लिखूंगा? हाफ AC और साइन बीटा B लिखूंगा। पक्की बात है। अगर थोड़ा सा इधर चलते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ AC साइन B, ठीक है। अब देखो अगर मैं एंगल C लेता हूं, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में एरिया क्या हो जाएगी? एंगल C के रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल है तो हाफ लो, और ये देखो कि ये एंगल किन दो साइड से मिलकर बना हुआ है? A और B से, तो हाफ AB साइन C। इतनी बात पक्की है। और इसी तरीके से अगर एंगल A लेना है आपको, हाफ एंगल A लेना है, तो ये किन दो साइड से मिलकर बना हुआ है? C से और B से, तो हाफ BC साइन A, ठीक है। इतनी बात पक्की है। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि अब देखो क्या है, अगर यहां से फॉर्मूला बनाना है तो पहले तो देखो 1/2 तीनों में कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप जो है, चलो ठीक है लिख लेते हैं, AC साइन B, AB साइन C, और ये BC साइन। इतनी बात पक्की है। अब आप क्या करो, आप तीनों में ABC से डिवाइड कर दो, ABC और ABC। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से AC और A और C कट जाएगा, B बचेगा, तो क्या आ गया? साइन B बाई B साइन C बाई AB कट जाएगा, AB कट जाएगा, C बचेगा इसमें, और यहाँ पे साइन कैपिटल A और BC से BC कट गया, स्मॉल a, है ना। तो यही आपका क्या होता है?
साइन रूल या साइन फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जाम में इसको कई फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो मैं ये दो उठाऊं, साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए और साइन बी बाई बी। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, साइन बी इधर आएगा, ए उस साइड में जाएगा। तो अगर साइन ए इधर ऊपर है तो इधर आएगा नीचे, तो साइन बी, और ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नीचे है, डिवाइड में है तो उधर इनटू में ए बाई बी। तो साइन ए बाई साइन बी, ए बाई बी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, तो ये सारी हमारी बात हो गई किसकी, साइन रूल की। एक और रूल पढ़ेंगे हम लोग, उसका क्या नाम है, कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल। तो उसमें हमारी नाम से ही क्लियर है कि इस रूल में, कोसाइन रूल में हम लोग कॉस की बात करेंगे, साइन रूल में हम लोग साइन की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, ठीक है, तो फिर से मैं ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखो इसके सामने जो है ए, स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल बी और इसके सामने स्मॉल सी। ठीक है, तो अब देखो कोसाइन रूल क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं और फिर उसके बाद उसको समझेंगे कैसे। तो देखो कोसाइन रूल कहता है कि मान लो आप अगर कॉस ए लेते हो, है ना, कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो फिर से एडजेसेंट जो साइड्स हैं इसकी, जिस साइड से मिलकर ये एंगल बना हुआ है उन दोनों का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके सामने की जो साइड है, जो अपोजिट साइड है, उसको माइनस करो और अपॉन 2, और फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2bc। सही है, अब देखो इसी तरह से अगर मैं कॉस बी लेता हूं, है ना, बी को लेता हूं, तो कॉस बी जो है इन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, ए और सी से, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सामने की भुजा को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2, जिन दो साइड से मिलकर बना हुआ है उनका, इंटू 2c। सही है, अब देख लेते हैं कॉस सी क्या हो जाएगा, किन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सामने की साइड स्मॉल सी स्क्वायर अपॉन 2, दोनों साइड का ए और बी का इंटू कर दोगे। ठीक है, तो यही हमारा कोसाइन रूल होता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे। तो समझने के लिए कोई एक जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो फिर से वही लॉजिक कि आप जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। ठीक है, तो ये जो हो गया h हो गया। ठीक है, अब कोई यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, कोई भी स्केलन ट्रायंगल हो सकता है ना। तो हम ये कोई डिवाइड करने का सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब जब सामने इस वर्टेक्स के इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो इस लाइन को बाइसेक्ट कर लेता है। ये इसी ट्रायंगल में हम लोग जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे तो उससे समझेंगे, है ना। ठीक है, तो हमें देखना है कोसाइन रूल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ठीक है कि इसको आप मान लो x, ठीक है, इसको मान लो x, और ये पूरा क्या है, ये जो साइड है उसकी लेंथ क्या है, a, पूरी लेंथ क्या है, a है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं इस साइड को, इसको नामकरण कर देते हैं d, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं d। तो BD को x मान लिया, तो DC कितना हो जाएगा, DC, ये पूरा a है, x है, तो a माइनस x, इतनी बात पक्की है, a माइनस x। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस लगाओ और एक बार
इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है, और ये P है, ये B है। तो देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर H है यहाँ पे हाइट, और ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज सी स्क्वायर। इधर से ये आ गया, और इस साइड से हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट मतलब H, और ये a माइनस एक्स, तो इसमें एच स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इतनी बात पक्की है। अब यहां से अगर मैं एच स्क्वायर की बात करूं, एच स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर जो है एच स्क्वायर जो है बी स्क्वायर और माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात पक्की है। तो अब देखो यहां पे एच स्क्वायर इसके बराबर, यहां एच स्क्वायर इसके बराबर, तो इसका मतलब इन दोनों से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात पक्की है। अब देखो कि इसको आप ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ax और माइनस प्लस 2ax। इतनी बात पक्की है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में भी माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहां से क्या आ गया आपका, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ax। यहां तक सही है। अब देखो, अब यहां पे देखो, इसी को मैं अगर 2ax इन दोनों चीजों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं, तो 2ax ये इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2ax जो है हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर आया तो प्लस, तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसकी, 2ax से। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अब यहां से मैं बोलूं कि x की वैल्यू आप बताओ, x की cos के फॉर्म में, इसमें x की वैल्यू बताइए cos के फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसको ये चीज है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज आपकी x है, ये आपका b है, और ये पॉइंट आपका a था, और ये चीज जो है c। सही है। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एंगल b जो है, एंगल b को cos के फॉर्म में लीजिए, तो cos b यहां से क्या हो जाएगा, cos b क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या हो जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज के क्या है c। ठीक है, तो cos b इक्वल टू एक्स बाई सी, तो यहां से x कितना आ गया, c स्मॉल c इंटू कॉस b, स्मॉल c इंटू कॉस b, ये आपका क्या हो गया, x हो गया। अब जो है हम लोग जो है इस x की जगह c cos b लिख सकते हैं ना, c cos b। देखो c cos b, तो अब मैं इसको लिखता हूं 2a और x की जगह c cos b, और ये इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से cos b क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, जब उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2ac। तो cos b इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये होता है हमारा कोसाइन रूल, है ना। इसी तरह से आप कॉस ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब कॉस ए लोगे मतलब एंगल ए लोगे तो ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम और माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 इन दोनों का इनटू ये लोगे तो इसी तरीके से। और अगर सी लेते हो तो इन दोनों का स्क्वायर माइनस कर दोगे इसके स्क्वायर से और डिवाइड कर दोगे डिवाइड 2 इंटू ए इंटू बी। सही है। तो ये आपका हो गया कोसाइन रूल। ठीक है। हम लोग अगली क्लास में ट्रायंगल में सेंटर से स्टार्ट करेंगे और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम्स और रिजल्ट्स देखेंगे, है ना।